वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स एजे फाउंडेशन। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइज, जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी तक हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ चुके हैं, उसकी टाइप्स भी कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उसमें रहती है वो है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? सो अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस की, तो मैंने कहा था पिछले लेक्चर में जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर भी कहा जाता है। राइट? क्या कहा जाता है? रिसोर्स मैनेजर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है रिसोर्स मैनेजर? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसलिए कहा जाता है रिसोर्स मैनेजर क्योंकि वो फाइल मैनेजमेंट भी करता है, डिवाइस मैनेजमेंट भी करता है, मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी करता है, डिस्क मैनेजमेंट भी करता है। इसीलिए उसको रिसोर्स मैनेजर भी कहा जाता है। ठीक है। सो आज उसके फंक्शंस की अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस की अगर बात करें तो सबसे पहले है फाइल मैनेजमेंट। देखिए, फाइल मैनेजमेंट क्या करता है? ये जो भी फाइल रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन स्टोरेज हो गया, नेमिंग हो गया, शेयरिंग हो गया, या फिर फाइल्स की प्रोटेक्शन की बात कर लें, उन सबको मैनेज करके रखता है। क्लियर? नेक्स्ट अगर बात करें हम डिवाइस मैनेजमेंट की, तो ये भी एक फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। डिवाइस मैनेजमेंट क्या करता है? सारी की सारी डिवाइसेस को ट्रैक करता है। अब इस टास्क के लिए जो मॉड्यूल रिस्पॉन्सिबल होता है उसको बोला जाता है इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। ध्यान रखेगा इस बात को। जो मॉड्यूल किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सारी की सारी डिवाइसेस का ट्रैक रखने के लिए जो मॉड्यूल रिस्पॉन्सिबल होता है उसको बोला जाता है इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। क्लियर? और ये एक और टास्क को परफॉर्म करता है डिवाइस मैनेजमेंट। ये क्या करता है कि जो जितनी भी डिवाइसेस हैं उनकी एलोकेशन या फिर उनकी डी एलोकेशन वाला टास्क भी परफॉर्म करता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करें अगर इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट की, तो एक मेन ऑब्जेक्ट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो ये भी है कि जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहती हैं उनको उनकी क्वालिटी को यूज़र से हाइड करके भी रखता है। ठीक है। सो ये भी एक क्वालिटी है। ये भी एक क्वालिटी किसकी है? या सॉरी, ये कह सकते हैं कि ये भी एक फंक्शन किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोसेस मैनेजमेंट की, तो प्रोसेस मैनेजमेंट कैसे हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम की? तो प्रोसेस मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो भी कोई प्रोसेस हैं उनको क्रिएट या फिर उनको डिलीट करने में प्रोसेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प करता है। ठीक है। अब ये और भी कुछ मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। कैसे मैकेनिज्म? जैसे अगर आपको प्रोसेसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन करवानी है या कम्युनिकेशन करवानी है तो उसमें भी प्रोसेस मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम की। क्लियर? नेक्स्ट अगर बात करें मेमोरी मैनेजमेंट की, तो मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल जो है वो कौन से टास्क को परफॉर्म करता है? अगर आपको मेमोरी स्पेस को प्रोग्राम में एलोकेट करवाना है या फिर डी एलोकेट करवाना है तो उसमें भी हेल्प करता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करें अगर हम सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट की, देखिए आपको पता है कि अगर जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं उनमें कुछ अलग अलग लेवल्स होते हैं स्टोरेज के। जैसे प्राइमरी स्टोरेज हो गया, सेकेंडरी स्टोरेज हो गया, कैशे स्टोरेज हो गया। तो क्या होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन और डेटा हैं उनको कहाँ पे रखा जाता है? प्राइमरी स्टोरेज में या फिर कैशे में, ताकि जो भी रनिंग प्रोग्राम है वो रेफरेंस कर पाए। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिक्योरिटी मैनेजमेंट की, तो मैंने इसके बारे में पहले भी बताया था कि सिक्योरिटी में मॉड्यूल जो है वो डेटा या फिर इंफॉर्मेशन की बात करें एक कंप्यूटर सिस्टम की, उसको प्रोटेक्ट करता है। किससे? वायरस से या फिर कोई मालवेयर थ्रेट से उससे प्रोटेक्ट करता है, या फिर कोई भी अगर ऐसा यूज़र है जो अनऑथराइज तरीके से एक्सेस कर रहा है तो उससे भी प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? तो ये कुछ फंक्शंस थे किसके? ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो आई होप ये क्लियर हुए होंगे आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप थी वो थी ट्रांसलेटर। अब ट्रांसलेटर क्या होता है? ये एक ट्रांसलेटर क्या होता है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसेसर है जो क्या करता है? कंप्यूटर लैंग्वेज को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में मॉडिफाई करता है। ठीक है। या फिर हम ये कह लें कि
लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होता है वो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, सो क्या होता है ट्रांसलेटर? एक कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है जो क्या करता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी हुई हैं या सोर्स कोड में लिखी हुई हैं उनको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में या फिर ऑब्जेक्ट कोड में। क्लियर? एक बार दोबारा सुन लीजिए। ट्रांसलेटर क्या होता है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है या फिर इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है जो क्या करता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी हुई हैं या जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है या सोर्स कोड में लिखा हुआ है उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में या फिर ऑब्जेक्ट कोड में। अब देखिए यहाँ पे बात आती है सोर्स कोड की और ऑब्जेक्ट कोड की। तो सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड के बारे में ध्यान से सुन लीजिएगा। सोर्स कोड मैंने कल भी शायद बताया था कि एक लैंग्वेज या फिर हम ये कह लें कि स्ट्रिंग होता है वर्ड्स का, नंबर्स का, लेटर्स का या सिंबल्स का, जो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर यूज़ करता है। या फिर ये कह लें कि एक कलेक्शन होता है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस का जिनको लिखा जाता है एक ह्यूमन रीडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके। सो दोबारा सुन लीजिए, सोर्स कोड क्या होता है? एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन होता है जो कैसे लिखा जाता है? बाय यूजिंग अ ह्यूमन रीडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर हो गया हो सोर्स कोड? अब अगर बात करी जाए ऑब्जेक्ट कोड की, तो ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? ये एक स्टेटमेंट का सीक्वेंस होता है, किसमें? मशीन लैंग्वेज में या फिर बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि आपका जो सोर्स कोड है वो कैसा है? इस फॉर्म में, हेलो। ठीक है। सोर्स कोड जो है आपका, जस्ट वेट, सोर्स कोड जो है आपका वो किस फॉर्म में है? जैसे आपको हेलो बोलना है, ठीक है। सो हेलो जो है वो इस फॉर्म में आपका सोर्स कोड है, तो वो ऑब्जेक्ट कोड में कैसे कन्वर्ट होगा? ऑब्जेक्ट कोड में कुछ इस तरह से, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से, मतलब मशीन लैंग्वेज में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा जिसको कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। क्लियर? नेक्स्ट अगर बात करें, ये आपका हो गया सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रांसलेटर की, कौन कौन से ट्रांसलेटर होते हैं, तो सबसे पहले बात करें हम असेंबलर की। ठीक है। तो असेंबलर क्या होता है? ये भी एक ट्रांसलेटर है जो क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ध्यान रखिएगा, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कौन करता है कन्वर्ट? असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब बात करी जाए असेंबली लैंग्वेज की, तो देखिए, अगर बात करी जाए लैंग्वेजेस की, तो दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है। लैंग्वेजेस की अगर बात करी जाए तो दो तरह की होती हैं। एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, LLL मतलब लो लेवल लैंग्वेज। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है। लो लेवल में बात करें तो इसमें असेंबली लैंग्वेज आती है या फिर मशीन लैंग्वेज आती है जिसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। क्लियर? अगर बात करें हाई लेवल लैंग्वेज की, तो इसमें सी आ गया, C++ हो गई, या फिर जावा हो गया, पाइथन हो गया। तो ये सारी लैंग्वेज जो हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में आती हैं। क्लियर? तो ये भी कह सकते हैं कि असेंबलर जो होता है वो एक लो लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करता है। कहने का मतलब ये क्या करता है असेंबलर? ये कुछ बेसिक कमांड्स या फिर ऑपरेशन कहाँ से लेता है? असेंबली कोड से, और उनको कन्वर्ट करता है किस में? बाइनरी कोड में। ठीक है। जिनको एक स्पेसिफिक टाइप का कोई प्रोसेसर हो वो इजिली रिकॉग्नाइज कर पाए। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपाइलर की, सो कंपाइलर क्या होता है? ये भी एक ट्रांसलेटर है जो एक हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है। अब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को एक लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कौन करता है? कंपाइलर। अब इसका यूज़ किस लिए करा जाता है? इसका यूज़ उन प्रोग्राम्स के लिए यूज़ किया जाता है जो सोर्स कोड को कहाँ से? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ट्रांसलेट करते हैं किस में? एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। दोबारा सुन लीजिएगा,
कंपाइलर का यूज़ कहाँ किया जाता है? उन प्रोग्राम्स के लिए जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सोर्स कोड होगा उसको ट्रांसलेट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में, ताकि एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जो है वो क्रिएट किया जा सके। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरप्रेटर की, सो इंटरप्रेटर भी क्या करता है? ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मतलब एक हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है या ट्रांसलेट करता है। क्लियर? अगर बात करी जाए, देखिए अगर एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया इसमें कंपाइलर के रिलेटेड, कि कंपाइलर क्या करता है। कंपाइलर क्या करेगा कि वो क्या करता है, जो भी यूज़र सोर्स कोड होगा, ठीक है, जो किस में लिखा हुआ होगा हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको किस में ट्रांसलेट करता है? ऑब्जेक्ट कोड में, जो किस में लिखा होता है? लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, ये क्या करता है? सबसे पहले पूरे एंटायर सोर्स कोड को रीड करेगा, कलेक्ट करेगा और रीऑर्गेनाइजेशन इसकी शुरू कर देगा। जो भी एरर्स उसमें होंगे उनकी रीऑर्गेनाइजेशन शुरू कर देगा। ठीक है, अब जब सारे के सारे मिस्टेक्स जो होंगे ये तब तक कंपाइल नहीं करेगा। ठीक है, ये कब कंपाइल कब करना शुरू करेगा? जब सारी की सारी मिस्टेक्स जो हैं वो करेक्ट हो गई, फिर ये एंटायर सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट करेगा या ट्रांसलेट करेगा? सोर्स कोड में। तो ये एक चीज़ थी किसके बारे में? कंपाइलर के बारे में। अब बात करते हैं इंटरप्रेटर की। सो इंटरप्रेटर भी क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को एक मशीन लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्लियर? अब जैसे अभी बात करी हमने कंपाइलर की, तो कंपाइलर क्या करता है? पूरे के पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता। इन दोनों के बीच का मेन डिफरेंस जो है कि कंपाइलर पूरे के पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन, मतलब इंडिविजुअल लाइंस को ट्रांसलेट करता है। और क्या करता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मतलब इंस्ट्रक्शंस या फिर लाइंस की बात करें तो इंडिविजुअली उनको ट्रांसलेट करना शुरू करता है लाइन बाय लाइन। और फिर उसके बाद जो ट्रांसलेटेड ऑब्जेक्ट कोड होता है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करता है, लेकिन उसको सेव नहीं करता। ठीक है, जब पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो गया, फिर ये जो है अपना रिजल्ट शो करता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आपका जो है वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की नेक्स्ट टाइप जो है वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब बात करें अगर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, तो इसको सर्विस प्रोग्राम भी बोला जाता है। ठीक है, ये एक स्मॉल सिस्टम प्रोग्राम होता है जो एक यूज़र को यूज़फुल सर्विस प्रोवाइड करता है, या फिर हम ये कह लें इसको सर्विस प्रोग्राम भी बोला जाता है। एक छोटा सर्विस प्रोग्राम सिस्टम प्रोग्राम होता है जो यूज़फुल सर्विस किसको प्रोवाइड करता है? यूज़र को। या फिर हम ये कह लें कि एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ये प्रॉपर और स्मूथ फंक्शनिंग को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कौन? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर प्रॉपर या फिर स्मूथ फंक्शनिंग को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की कैपेबिलिटी को एनहांस करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज़ करने से कंप्यूटर का यूज़ करना थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, तो कंप्यूटर का यूज़ करना थोड़ा इजी हो जाता है। क्लियर? कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगर हम बात करें उन जैसे कि जो किसके रिलेटेड होते हैं, क्या करता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे जो किसके रिलेटेड होते हैं, मतलब जो भी कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करने के रिलेटेड जो भी टास्क होंगे उनको कौन परफॉर्म करता है? यूटिलिटी परफॉर्म करता है। क्लियर? अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करी जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है बहुत सारी यूटिलिटीज़ होती हैं। किसको मैनेज करने के लिए? डिस्क ड्राइव्स को मैनेज करने के लिए, प्रिंटर्स को मैनेज करने के लिए, या फिर जो भी बाकी डिवाइसेस हों उनको मैनेज करने के लिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ़ यूटिलिटीज़ जो हैं वो रहती हैं। क्लियर? अब कुछ यूटिलिटीज़ की बात करें तो सबसे पहले
आता है हमारे पास डिस्क फॉर्मेटिंग। अब देखिए डिस्क फॉर्मेटिंग, जस्ट होल्ड ऑन, सॉरी, डिस्क फॉर्मेटिंग क्या होता है? डिस्क फॉर्मेटिंग जो है ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। डिस्क फॉर्मेटिंग क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हार्ड डिस्क या फिर कोई दूसरा स्टोरेज मीडियम है उसको प्रिपेयर किया जाता है उसके इनिशियल यूज़ के लिए, या मतलब ये कह लें कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हार्ड डिस्क को या कोई भी दूसरा स्टोरेज मीडियम है उसको प्रिपेयर करा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़ के अकॉर्डिंगली। ठीक है, बात समझ आई? नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्क क्लीनर की, तो डिस्क क्लीनर क्या होता है? ये भी एक यूटिलिटी है जिसको डिज़ाइन किया गया है कि जो भी डिस्क स्पेस होती है एक कंप्यूटर हार्ड ड्राइव की उसको फ्री करने के लिए। ठीक है, अब यूटिलिटी क्या करती है इसमें? सबसे पहले डिस्क क्लीनर की अगर बात करें तो इसमें यूटिलिटी ये क्या करता है? सबसे पहले सर्च करेगा और एनालाइज करेगा हार्ड ड्राइव को फाइल्स के लिए जो मतलब जिनका अब कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, क्या करेगा इसमें डिस्क क्लीनर में क्या होता है कि सबसे पहले उन फाइल्स को चेक करना शुरू करेगा, उन फाइल्स को सर्च करना शुरू करेगा, एनालाइज करना शुरू करेगा जिनका अब कोई काम नहीं है। फिर जो भी अननेसेसरी फाइल्स हैं उनको रिमूव करना शुरू करेगा। क्लियर है बात? सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ है, ये क्लीनर नहीं है, यहाँ पे है कंप्रेशन। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप, डिस्क कंप्रेशन जो है वो नेक्स्ट यूटिलिटी है। ठीक है, सो इसको ध्यान में रखिएगा, ये डिस्क क्लीनर नहीं डिस्क कंप्रेशन है। ठीक है, सो डिस्क कंप्रेशन क्या करता है? अब ये भी एक यूटिलिटी है। डिस्क कंप्रेशन क्या करता है? ये इंफॉर्मेशन के अमाउंट को इंक्रीज़ करता है जिनको हमने हार्ड डिस्क पे स्टोर करना है। कैसे इंक्रीज़ करता है? जब जो भी इंफॉर्मेशन हार्ड डिस्क पे स्टोर्ड है उसको कंप्रेस करके। बात क्लियर है? दोबारा एक बार सुन लीजिए। डिस्क कंप्रेशन क्या करता है? जो भी हार्ड डिस्क पे आपने इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी है उसको कंप्रेस करना शुरू कर देता है। ठीक है, ताकि जो है आपकी हार्ड डिस्क का स्पेस जो है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, या उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो डाल सकें। क्लियर? अब डिस्क कंप्रेशन यूटिलिटी जो है ये ऑटोमेटिकली वर्क करती है, इसमें यूज़र का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, मतलब यूज़र जो है उसको इसके बारे में, इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में अवेयर रहने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली खुद ही वर्क करना शुरू करता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करें, इसका ध्यान रखेगा, ये है डिस्क कंप्रेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करें अगर, तो नेक्स्ट है आपका बैकअप प्रोग्राम। तो बैकअप प्रोग्राम क्या होता है? बैकअप प्रोग्राम जो है वो भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसको यूज़ किया जाता है कि वो फाइल का बैकअप करे या फिर पूरी जो एक कंप्लीट कॉपी होती है फाइल की, डेटा की या फिर डेटाबेस सिस्टम की बात करें, उसको बैकअप करने में हेल्प करे या वो वाला फंक्शन परफॉर्म करे। ठीक है, अब एक फुल बैकअप प्रोग्राम जो होता है वो एक यूज़र को एनेबल करता है कि वो एक एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी जो है जो भी उसके कंप्यूटर में स्टोर्ड है तो उसकी जो है क्रिएट करे, ओरिजिनल सोर्स की एक डुप्लीकेट जो है बनाए, ताकि इन केस अगर कोई डिज़ास्टर की वजह से अगर डेटा जो है लॉस हो जाता है तो उसकी रिकवरी जो है वो परफॉर्म हो सके इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से। क्लियर है बात? एक बार दोबारा सुन लीजिए। बैकअप प्रोग्राम जो है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसको किस लिए परफॉर्म करवाया जाता है, ताकि जो भी फाइल है, डेटा है या फिर डेटाबेस सिस्टम है उसके बैकअप के लिए। ठीक है, अब फुल बैकअप प्रोग्राम जो होता है वो एक यूज़र को एनेबल करता है कि वो जो भी ओरिजिनल सोर्स उसके कंप्यूटर सिस्टम पे है उसकी एक एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी बना के रखे, ताकि इन केस कोई डिज़ास्टर की वजह से अगर डेटा लॉस होता है तो ईज़िली जो डेटा की रिकवरी है या सिस्टम की रिकवरी है उसको ईज़िली परफॉर्म किया जा सके। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है आपका वायरस स्कैनर। ठीक है, वायरस स्कैनर को एंटीवायरस भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वायरस स्कैनर को क्या कहा जाता है? एंटीवायरस भी कहा जाता है। इसको किस लिए यूज़ किया जाता है? ताकि अगर आपके कंप्यूटर में वायरस एंटर कर गया या फिर वॉर्म्स की बात करी जाए, स्पाईवेयर की बात करी जाए या फिर जो भी बाकी टाइप्स होती हैं मालवेयर की, अगर वो एंटर करी जाए तो उनको
उससे आपके कंप्यूटर सिस्टम को प्रिवेंट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है वायरस स्कैनर का, या फिर डिटेक्ट करने के लिए भी, या फिर रिमूव करने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है, वायरस स्कैनर का। क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट है डिबगर। ठीक है, डिबगर क्या होता है? डिबगर जो है, देखिए कंप्यूटर की अगर बात करें तो टर्म बग टर्म जो है वो एक कोडिंग एरर होता है। बग क्या होता है? एक कोडिंग एरर होता है जो क्या कॉज करता है? रॉन्ग रिजल्ट। ठीक है, मतलब गलत रिजल्ट कॉज करता है, उसको क्या बोलते हैं? एक ऐसा कोडिंग एरर जो गलत रिजल्ट कॉज करता है उसको बग बोला जाता है। ठीक है, अब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम बग्स को सर्च करते हैं और उनको करेक्ट करते हैं एक प्रोग्राम के अंदर, उसको बोला जाता है डिबगिंग। क्या बोला जाता है? डिबगिंग। क्लियर। डिबगिंग क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, सॉरी, डीबगिंग। ठीक है, डीबगिंग क्या होता है? डीबगिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो भी बग्स होते हैं एक प्रोग्राम के अंदर उनको सर्च और करेक्ट किया जाता है। ठीक है, और डीबगर क्या होता है? डीबगर एक प्रोग्राम होता है। डीबगर क्या होता है? डीबगर एक प्रोग्राम होता है जिसको यूज़ किया जाता है एक एड की तरह, ताकि इन बग्स को रिमूव किया जाए। कहाँ से? प्रोग्राम से। ठीक है, डिबगिंग कैसे शुरू होती है? जैसे ही कोड को लिखा जाता है, ठीक है, फिर कोड को सक्सेसिव स्टेजेस में कंटिन्यू किया जाता है। तो जैसे ही कोड एक कंबाइन होगा बाकी प्रोग्रामिंग यूनिट्स के साथ रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उस केस में हम डिबगर का यूज़ करते हैं। कहने का मतलब सिंपल, अगर डिबगर क्या होता है, अगर आपको पूछा जाए डिबगर क्या होता है, तो डिबगर एक प्रोग्राम होता है जिसको यूज़ किया जाता है बग्स को रिमूव करने के लिए प्रोग्राम से। ठीक है, इसकी आगे जो वर्किंग है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट डेटा फ्रेगमेंटेशन की। ठीक है, सो डेटा फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? देखिए, फ्रेगमेंटेशन मतलब छोटे छोटे पीसीज में ब्रेक करना। ठीक है, मैं आपको बता दूं फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। मान लीजिए कि ये आपका कोई डेटा है जो फ्रेगमेंट्स में अवेलेबल है। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे अवेलेबल है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन कब होती है हार्ड डिस्क पे? जब हम कोई भी डेटा जो है उसको डिलीट करते हैं टाइम के साथ, ठीक है, या उसको सेव करते हैं या चेंज करते हैं, तो तब फ्रेगमेंटेशन होती है। ठीक है, अब डिस्क फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? डिस्क फ्रेगमेंटेशन या फिर डिस्क फ्रेगमेंटर कहें, वो एक टूल होता है जो डेटा को, मान लीजिए ये वाला जो है सेकंड और थर्ड पोर्शन आपका आपने डिलीट कर लिया। ठीक है, तो डिस्क फ्रेगमेंटर क्या करेगा? ये एक ऐसा टूल होता है जो डेटा को रीअरेंज करता है हार्ड डिस्क पे और फ्रेगमेंटेड फाइल्स को रीयूनाइट करता है, ताकि आपका जो सीपीयू है या कंप्यूटर सिस्टम है वो ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से रन कर सके। क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट जो है इसमें वो है डिस्क एन्क्रिप्शन। अब डिस्क एन्क्रिप्शन शुरू करने से पहले आपको एन्क्रिप्शन का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, एन्क्रिप्शन क्या होता है? ये एक ऐसा मेथड होता है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट किया जाता है सीक्रेट कोड में। ठीक है, क्या किया जाता है? एन्क्रिप्शन क्या होता है? एक ऐसा मेथड जिसमें इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? सीक्रेट कोड में, ताकि जो भी उस इंफॉर्मेशन का ट्रू मीनिंग है वो यूज़र को पता ना चल पाए। ठीक है, इसको बोलते हैं इंक्रिप्शन। अब डेटा डिस्क इंक्रिप्शन क्या होता है? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें डेटा को इनक्रिप्ट किया जाता है स्टोरेज से पहले। ठीक है, तो ये कुछ यूटिलिटीज़ थी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक टर्म आती है डिवाइस ड्राइवर। ये डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? इसको सॉफ्टवेयर ड्राइवर भी कहा जाता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो क्या करता है? हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्राम्स को अलाउ करता है कि वो इंटरेक्ट करें किसके साथ? हार्डवेयर डिवाइस के साथ। अब एक डिवाइस ड्राइवर है, वो कैसे इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर के साथ? तो ऑब्वियसली वो किसके थ्रू करता है? या तो बस के थ्रू, या फिर कोई भी कम्युनिकेशन सबसिस्टम हो तो उसके थ्रू एक हार्डवेयर के साथ डिवाइस ड्राइवर को कनेक्ट किया जाता है। राइट।
इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हार्डवेयर डिपेंडेंट भी बोला जाता है। क्लियर बात, ये एक टर्म थी। सो नेक्स्ट और इसमें जो लास्ट हमारा रहता है वो है DBMS, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अगर बात करी जाए तो देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे हम बात करें कि फेसबुक है तो फेसबुक का कुछ, पहले हम बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटाबेस सिस्टम की। ठीक है, सो डेटाबेस सिस्टम की अगर बात करी जाए तो देखिए, अगर बात करी जाए डेटाबेस सिस्टम की तो फेसबुक की बात करें तो फेसबुक का कुछ अपना डेटाबेस सिस्टम है, डेटाबेस सिस्टम है। ठीक है, अगर बात करी जाए इंडिया की ही बात करें, इंडियन रेलवेज की, तो IRCTC की बात करें तो IRCTC का कुछ अपना डेटाबेस सिस्टम है। क्लियर, तो डेटाबेस सिस्टम के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक डेटाबेस होता है और एक DBMS होता है। अब बात करें अगर डेटाबेस की, तो डेटाबेस क्या होता है, ये एक कलेक्शन होती है रिलेटेड डेटा की। ठीक है, अब अगर इसमें एग्जांपल लें तो अगर मैं बात करूं IRCTC की, तो देखिए IRCTC में अगर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, IRCTC की अगर बात करें तो उसमें कौन सी ट्रेन कब स्टेशन से उसका अराइवल होगा या डिपार्चर होगा, या कौन कौन से पैसेंजर्स जो हैं वहाँ पे पैसेंजर्स की आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप बात करें पॉपुलेशन की, इंडिया की पॉपुलेशन की, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी IRCTC के अंदर। तो कहने का मतलब डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन होता है एक रिलेटेड डेटा का। ठीक है, तो रेलवे के रिलेटेड कोई भी डेटा है उसके बारे में अभी हम एक जनरल एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं IRCTC की, इसलिए हम अगर IRCTC की बात करें तो उसका डेटाबेस कैसा होगा, उसी के रिलेटेड मैं ये कहना चाहता हूँ। क्लियर, अब डेटाबेस में देखा जाए तो इसकी आगे तीन तरह के डेटाबेसेस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस होता है, स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस होता है, और एक सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस भी होता है। ठीक है, लेकिन बात करें अगर जो इम्पोर्टेंट है स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस और अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस की, तो स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस कौन सा डेटाबेस होता है, एक ऐसा डेटाबेस जिसको हम स्टोर कर सकते हैं एक पर्टिकुलर शेप में या फिर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में। ठीक है, जैसे अगर बात करें IRCTC का डेटाबेस या फिर यूनिवर्सिटी का डेटाबेस, तो वो एक स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है। ठीक है, अगर बात करें अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस की, तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस कौन सा डेटाबेस होता है, जिसका कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे कि वेब पेजेस हो गए। क्लियर, अब देखिए स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस की अगर हम बात करें तो ये जो है इसमें क्या होता है, ये एक किस पे कौन से मैनेजमेंट सिस्टम पे बेस्ड है, RDBMS मैनेजमेंट सिस्टम पे। मतलब RDBMS क्या होता है, ये होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब टेबल्स की फॉर्म में बात करें अगर, देखिए उसमें क्या होता है टेबल्स की फॉर्म में, अगर हम IRCTC की साइट पे जाते हैं, लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिले, लॉगिन करने के बाद आपके पास एक लिस्ट टेबल्स की फॉर्म में बनी हुई आएगी। ठीक है, मतलब एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपके पास जो डेटा है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है DBMS, जो हमारा मेन टॉपिक था। ठीक है, सो DBMS क्या होता है, DBMS होता है कलेक्शन ऑपरेशंस का, जो एक इजीनेस प्रोवाइड करता है यूज़र को, ताकि वो जो है इजीली इंसर्शन करनी है, उसको डिलीशन करनी है या अपडेशन है, तो ये सारे ऑपरेशन को इजीली परफॉर्म कर सके। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है या ये ऑपरेशंस का कलेक्शन होता है जो एक यूज़र को इजीनेस प्रोवाइड करता है, ताकि वो इजीली इंसर्शन अगर उसको करनी है या डिलीशन करनी है या अपडेशन करनी है, तो वो इसको इजीली परफॉर्म कर सके। ठीक है, यह बात अगर करी जाए DBMS की, तो DBMS क्या होता है, ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो क्या करता है, डेटाबेस को कंस्ट्रक्ट करता है, एक्सपेंड करता है और मेंटेन करके रखता है या सॉर्ट करके रखता है। क्लियर,
ओके, अब इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसकी एग्जांपल्स मतलब कौन कौन से डेटाबेस सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम्स की बात करें तो ओरेकल इसमें एक आता है, ओरेकल 9i, ओरेकल 11, ओरेकल 12.6 इसकी एग्जांपल्स हैं, या फिर माई सीक्वल भी इसकी एग्जांपल है। क्लियर? सो आई होप आज का जो लेक्चर था वो आपको क्लियर हुआ होगा। एंड मैं आपको बता दूं कि अगेन वही डेली की तरह कि जो भी नए यूज़र्स हैं वो अगर आपको इस चैनल पे जो कंटेंट है वो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपनी राय ज़रूर दें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल की जो भी नई न्यू वीडियोस हों तो उनके बारे में अपडेट ज़रूर मिले। प्लस मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैंने जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे विज़िट कर रहे हैं जो भी यूज़र्स, तो मैं उनको बता दूं कि अभी तक हमने सॉफ्टवेयर टॉपिक का कोई भी लेक्चर की पीडीएफ जो है वो अपलोड नहीं करी है। इसमें मैंने ये सोचा था कि हम पूरा कलेक्टिवली जितने भी लेक्चर्स हैं उन सब का एक वीडियो जो है वो कंबाइन करके जो है अपलोड करेंगे। सो आई होप अगेन आप आज का वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच।